अस्सलामुअलैकुम। आज राना मुबश्शिर के साथ में खुश आमदीद। राना साहब ज़ाती मसरूफियात की बिना पे आज का ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है कि स्पेशल गेस्ट जनाब शब्बर जैदी साहब, चेयरमैन FBR इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत ज़्यादा आपकी मसरूफियात है, सवाल बहुत सारे, मैं चाहूँगा ज़रा प्रिसाइज होकर हम जो है वो बात कर लें हर चीज़ों पे। शब्बर साहब, सबसे पहले आपने आज से पहले तक जो काम किया FBR के साथ वो हमेशा आपने पॉलिसी साइड पे किया, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का आपका ये पहला तजर्बा है। तो इससे पहले जो खदोखाल आपके जहन में थे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, जो आप चाहते थे कि होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें बेहतरी के लिए क्या तरजीह है आपकी? देखिए, बात ये कि हमारा जो पॉलिसी साइड है वो हमने इस तरह मैनेज किया था हमेशा से कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिपल कर दिया था। कि एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बात तो उसको काम करने की आदत डिफरेंट तरीके से हो गई थी और लॉज इस तरह बन गए थे कि वो जो टैक्स है वो किसी की इनकम डिटरमिन करके होता है, तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और उनकी जो बेसिक टूल्स थे वो ख़त्म हो गए उसके बाद। दूसरा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी बड़ा इंटरलिंक्ड हो चुका है और मैं तो हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पॉलिसी साइड पे ही रहूं, मगर जब हमने गौर से एनालाइज किया, मैंने कहा कि जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी को लिंकअप नहीं करेंगे तो शायद ये बात बने नहीं। दैट इज़ वाई दिस हैज़ बीन डन। अच्छा, आपने हमेशा जो बात की, जो आपने काम किया प्रोफेशनली, आपने एज ए टैक्स कंसल्टेंट, और पाकिस्तान के ज़ाहिर के मारूफ टैक्स कंसल्टेंट हैं आप। एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट, प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट जो है वो टैक्स अवॉइडेंस के हवाले से अपनी जो कंपनीज हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं, उनको ब्रीफ करता है, उनको जो है उस तरीके से जो है वो फैसिलिटेट करता है। नाउ अब आप टेबल की दूसरी तरफ हैं, अब आपने उन्हीं कंपनियों से जो है वो टैक्स वसूल करना है या उस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है, तो क्या कोई डिस्कम्फर्ट है उन कंपनीज़ में? कुछ खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है आपके क्लाइंट? देखिए, बात ये कि जो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मिटिगेशन, इसमें ना इन द लास्ट 2-3 ईयर बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अब ऑलमोस्ट तकरीबन दुनिया की तमाम लॉ अब टैक्स अवॉइडेंस को भी अलाउ नहीं कर रही। अच्छा, दुनिया की तमाम कंट्रीज़ में टैक्स अवॉइडेंस को अब बहुत कोर्ट के केसेस जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन अवॉइडेंस, इवेजन एंड मिटिगेशन। तो ये अब तो वो जो टैक्स अवॉइडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद वो नहीं है जो आम समझा जाता है। तो मुझे कोई डिस्कम्फर्ट ना मुझे है ना कोई उन लोगों को है जो पास में मेरे क्लाइंट रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट एन इशू। अच्छा, किसी किस्म का कोई उनको खौफ या इस टाइप के नहीं है। अच्छा, एक ज़ाहिर के एक हम देख रहे हैं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है टैक्स अथॉरिटी में और टैक्स पेयर में। तो इससे पहले भी आपने कहा कि आपका बुनियादी काम जो होगा उस अदम एतमाद के फुकदान को ख़त्म करना होगा। तो अब तक आपने ऐसे क्या मेजर्स लिए और आइंदा के लिए क्या प्लान्स हैं? आपको पता ही होगा, मैंने 3 चीज़ें तो बड़ी मेजर कर दी हैं जो आपने आते ही कर दी। एक तो मैंने बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया है, पता होगा आपको शायद। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, मैंने एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट जो है वो उससे भी आप उनको नहीं निकाल सकते। नहीं, तमीज़ और तज़ीम है। अच्छा, वो नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि आप किसी के प्रीमिसेस पे रेड नहीं कर सकते। अगर रेड करेंगे तो उसके लिए फिर आप एक मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, पूछेंगे, मेंबर से पूछेंगे, FBR चेयरमैन से पूछेंगे, फिर रेड करेंगे। तो ये 3 ऐसी, मेरा ख्याल है हैरेसमेंट की 3 चीज़ें जो बड़ी, मेरे हैरेसमेंट का जो इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट तो मैंने ख़त्म कर दिया ऑलरेडी। मैं ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आया हूँ मैं, और अभी कराची चैम्बर में थे। क्या बिजनेस कम्युनिटी का क्या कहना है? कराची चैम्बर से मैंने स्पेसिफिक सवाल किया कि आपको कोई और हैरेसमेंट की शिकायत है? उसने कहा नहीं, मुझे हमें कोई हैरेसमेंट की कोई शिकायत नहीं। अच्छा, यानी बिजनेस कम्युनिटी से पहले, क्योंकि अब तकरीबन हम देख रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन से बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपका चल रहा है और आप यहीं से हैं, इसी खित्ते से हैं, इसी रीजन से हैं, तो आपके साथ इंटरेक्शन। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं आज सबसे ज़्यादा बड़ी चैम्बर, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर पेइंग चैम्बर, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल चैम्बर, कराची चैम्बर वालों से मैंने 2-3 दफ़ा सवाल किया कि भाई हैरेसमेंट के बारे में कुछ और आपकी शिकायत तो बताओ, तो अभी सही कर देते हैं। मैंने कहा नहीं सर, हैरेसमेंट की बुनियादी चीज़ें तो आपने हल कर। कल हमारे प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि शब्बर जो है वो सब जानते हैं, तो एक डर भी है उनसे हमें। ये भी बात हो रही थी कि शब्बर सब जानता है, तो कल ये बड़ी टैगलाइन हुई थी हमारे प्रोग्राम में। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। इस वक्त तकरीबन 350-400 अरब रुपए के मेरे ख्याल से जो एडवांस टैक्स
जो आपके पास कटौती जमा हुई है, और साथ ही साथ तकरीबन 350-400 अरब रुपए के रिफंड्स भी जो एक्सपोर्टर्स के रुके हुए हैं, ये बैकलॉग तकरीबन 800-850 अरब का किस तरह से क्लियर होगा, इस पे जरा देखिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस डेट को मैं ज्वाइन किया है मैं आपको एक बैलेंस शीट दूं पाकिस्तान की टैक्सिंग सिस्टम की, कि यार ये मेरा रिफंड है, इतना टैक्स है, पास में हमने ये कलेक्ट किया है, पास में सारी फिगरें जो हैं वो रिफंड लेके और एडवांस लेके सारी फिगरें जो आपको दिखाई गई हैं वो शायद ठीक नहीं है, तो वो मैं सारा आपको दूंगा। दूसरी बात ये भी आपको बताएंगे कि जो आप लोग उसको रिफंड को और इन चीज़ों को बहुत उछालते हैं, मगर आप ये नहीं बताते किसी को कि जो पाकिस्तान में दुकानें कितनी हैं और टैक्स फेयर कितने हैं, किसी ने भी नहीं बताया किसी को। नहीं तो ये तो हम चाहेंगे ना। नहीं मैं नहीं बताऊँ, आप भी तो बताएं ना। हाँ आप भी तो बताएं ना कि क्या सदर में कितनी दुकानें हैं, बड़ी मंडी में कितनी दुकानें हैं, राजाबाग में कितनी दुकानें हैं, और टैक्स फाइलर कितने हैं, कितने अकाउंट हैं, कितने टैक्स फाइलर हैं। देखिए आपका हमारा जो माशरती रवैया है वो भी तो टैक्स के फेवर में नहीं है ना। ठीक है, टैक्स, और पूरी दुनिया में कहीं कोई भी जज्बा उब्बुल वतनी में टैक्स नहीं देता, टैक्स तो डंडे के जोर पे दिया जाता है ना। देखिए ना, आप रिफंड करते रहते हैं, रिफंड क्यों अराइज हुए, किस तरह रिफंड, ये इन रिफंड की क्या शक्ल है, ये रिफंड किस तरह बने हैं, सब चीजें देखने के बाद एक्सपोर्टर तो कहता है कि आप हमारे रिफंड क्लियर कर दें, हमको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। हफीज शेख साहब ने उस दिन कहा कि आप लोग एक्सपोर्ट तो बढ़ाते नहीं है और आप लोग एक्सचेंज मरात वगैरह मांगते हैं, तो उसको उनका यही कहना था। एक्सपोर्ट किस चीज की है पाकिस्तान में? टेक्सटाइल की है ना, टेक्सटाइल की लोकल सेल भी है, लोकल भी है, ठीक है, लोकल के ऊपर दे टैक्स। फिर हम 20 करोड़ लोग हैं, लॉन की सेल लगती है तो रश इतना होता है कि जगह नहीं मिलती, ठीक है, टोटल लेस कितना होगा लोकल सेल का आपके हिसाब से? ना होने के बराबर होगा। क्यों? तो फिर वो जो उनका इनपुट वहाँ एडजस्ट हो रहा है ना, वो रिफंड उसका भी तो हो सकता है। अच्छा, मतलब वो आप सिर्फ हेड चेंज कर रहे हैं ना उसमें, या तो आप कर देना वंस आप ला देंगे जनाब, ये इसमें हम एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात समझे नहीं आप। जो लोकल सेल कर रहा है उसमें टैक्स भी नहीं दे रहा और उसका इनपुट का क्लेम रिफंड एक्सपोर्ट में ले रहे हैं ना। अच्छा, तो ये चीजें अब आपकी तरफ से सही होने जा रही हैं? नहीं, मेरी तरफ से सही होने नहीं जा रही। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जैसे वो क्लेम कर रहे हैं, जाहिर है कि वो एक्सपोर्ट पे आपसे ले रहे हैं या आपके पास रिफंड है, आप कह रहे हैं कि लोकल पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे, तो उससे आप एडजस्ट नहीं, मैं कुछ और कर रहा हूँ। लोकल पे जो इनपुट है वो एक्सपोर्ट के रिफंड की शक्ल में आ सकता है, मैं नहीं कह रहा कि आया हुआ है। ये रिफंड किस चीज के हैं? एक्सपोर्ट पर टैक्स ही नहीं है, लोकल पे देते नहीं है, ठीक है, तो रिफंड सेल टैक्स के और इंपोर्ट ड्यूटी के हैं। ठीक है, ये मैसेज क्लियर हो गया हमारे एक्सपोर्टर्स को, मैसेज तो क्लियर हो गया उनको, मैसेज क्लियर हो गया, मैसेज गवर्नर हाउस की मीटिंग में क्लियर हो गया था। अच्छा, अब चूंकि असद उमर साहब जब थे वजीर खजाना, तो उस वक्त उनके एक्सपोर्टर से जो मामला चल रहे थे उनके रिफंड्स के हवाले से, तो बड़ी उसमें प्रोग्रेस हुई थी। वो प्रोमिसरी नोट्स की बात हुई थी कि स्टॉक एक्सचेंज में उनको पूरी टैक्स की रिजीम को, पूरी टैक्स की गुफ्तगू को डाइवर्ट करके और उसको डिवेल करके सबसे अच्छा लफ्ज़ है रिफंड। आप पूरी टैक्सी मैटर को पाकिस्तान में बात करें ना, तो आपको घुमा फिरा के लोग रिफंड के ऊपर ले आएंगे। ये नहीं बताएंगे कि भाई टैक्स कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। एक ही सब्जेक्ट रह गया पाकिस्तान में, रिफंड नहीं। आज वैसे थोड़े से मुख्तलिफ शब्बरज़दी नजर आ रहे हैं आज शब्बरज़दी। रिफंड नहीं है, आप बताएं कोई और रिफंड के अलावा कोई बात होती है? यही बात होती नहीं। मैं आज की बात नहीं, हमेशा की बात, मैंने कभी नहीं की, हमेशा ये बात यही होती है। वैसे तो इसका मतलब है कोई डाइग्रेस कर रहा है ना, किसी बात को डाइग्रेस किया जा रहा है ना। मैं रिफंड दूंगा, रिफंड मिलने चाहिए, जेन्युइन रिफंड को पहली बार तो रिफंड अराइज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, देन एंड देयर क्लियरेंस होना चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मगर ये कि ये रिफंड जो पूरा पाकिस्तान टैक्स नहीं दे रहा, मतलब जो पाकिस्तान की 300 बड़ी कंपनियां 80% टैक्स दे रही हैं और सैलरी वाले 10% टैक्स दे रहे हैं, बाकी टैक्स नहीं दे रहे, उसकी गुफ्तगू पे कोई डिटेल बात नहीं होती, रिफंड में बड़ी गुफ्तगू होती है। ठीक है, यानी अब हम उम्मीद रखें कि आप इन चीजों के ऊपर भी बड़े नहीं, मैंने नहीं करनी है, आपने करनी है। नहीं तो हम आप तो उनके हाथ में खेल रहे हैं। नहीं, लेकिन हम तो आप उनके हाथ में खेल रहे हैं सर, आप उनके स्पोकन बने हुए हैं। आप टैक्स के एवेडर्स के स्पोक्समैन हैं। नहीं, जब आप बात करते हैं रिफंड, ठीक है, रिफंड मिले, मैं कह रहा हूँ रिफंड मिलेंगे, मगर और बातें नहीं करते ना। लेकिन शब्बर साहब, इससे पहले जब आप हमारे प्रोग्राम्स में आपसे बातें होती रही, तो आपसे इस तरह की बातें होती है। मेरा मकसद कहने का है कि हम ये नहीं कहते कि जनाब डॉक्टर्स बिल नहीं देते, हम ये नहीं कहते कि होटल वाले 15% सेटलेस कलेक्ट करते हैं और वो टैक्स जमा नहीं करते। इन पे कितने प्रोग्राम हुए हैं? मेरा सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ
ठीक है, मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ। इन पे कितनी दुकानें हैं पाकिस्तान में, कितने टैक्स फाइलर हैं, बैंक अकाउंट कितने टैक्स फाइलर हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूँ ना। ठीक है, लेकिन बिजनेस रिकॉर्डर ने सर, बिजनेस रिकॉर्डर ने की बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज आपकी बात नहीं कर रहा, जनरलाइज बात मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा सब्जेक्ट ऑफ दी टैक्सेशन है उसको पूरे हर एस्पेक्ट से देखे ना। जी सिर्फ ये कहना कि रिफंड ड्यू हो गए, रिफंड मिल गए, रिफंड आ गए, मैं रिफंड देने वाला हूँ, रिफंड मिलने वाले हैं, रिफंड आने चाहिए, सही है, मैं तो सारी बातें मान रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ पाकिस्तान टैक्सेशन भी तो गुफ्तगू करें ना। ठीक है, और ये सारी चीजें फिर हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और उनके ऊपर भी और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर भी बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर वो अगर मीडिया को यूज कर रहे हैं या ऐसी चीजें तो फिर एक्शन ले, फिर जो रमजान के दिनों में जो लोग स्मगल अशिया बेच रहे हैं उनके बारे में भी प्रोग्राम करें ना। सर बिल्कुल करेंगे, आप निशानदेही करें, बिल्कुल करेंगे। नहीं, आप मैंने आज तक तो नहीं देखा, इसीलिए तो कहते हैं कि शब्बर को सब पता है सर, इसीलिए तो कहा जाता है। आज तक तो नहीं देखा मैंने कोई प्रोग्राम। नहीं, आप एडवाइस करें, मैंने एडवाइस करना है आपको, आपने करना है ना। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। ये आपका साथी बैठे हुए हैं जो बैठे यहाँ पे, उनसे पूछे कि मैंने आरती माफिया के ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था, चैनल बनने से पहले ये नहीं किया था। कितने और आपने उसके ऊपर बाकायदा एडिटोरियल भी लिखा, कितने लोगों ने ये बात की। मेरा कहने का मकसद है हम टैक्स के मामलात को और पाकिस्तान की मईशत के मामलात को बड़े सरसरी अंदाज में देखते हैं। सरसरी अंदाज में देखने का काम नहीं है, ये डिटेल में देखने का काम है। ठीक है, यकीनी तौर से डिटेल में देखने का काम है। सर अभी तक जो हम सिलसिला देख रहे हैं, ये मईशत से नहीं खेलें, ये मईशत स्पेकुलेशन के लिए, मईशत स्पेकुलेशन के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मार्केट मैकेनिज्म बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर मार्केट मैकेनिज्म से मईशत नहीं चलती, मईशत चलती है इंडस्ट्री पे, मईशत इंडस्ट्री पे चलती है। अब आप मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं, डॉलर रुपये पैरिटी पे अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 4 दिन से एक यही बात कही जा रही है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि मार्केट मैकेनिज्म तय करेगी। ये मार्केट मैकेनिज्म है क्या, कैसे होगा? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, मार्केट मैकेनिज्म को। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मगर मैं वो तो डॉलर पैरिटी के बारे में तो कोई और बताएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं मार्केट की वो बात कर रहा हूँ जो मार्केट्स हैं कराची में, इनमें से अक्सरियत की रजिस्ट्रेशन बहुत नहीं है सेल टैक्स में। ठीक है, अक्सरियत की टैक्स लायबिलिटी बहुत कम है। सर कुछ मेरे ख्याल से 50,000 के करीब आपने शायद बताया था कहीं पे, आई हर्ड समवेयर कि एससीसीपी ने जो है वो कंपनीज को लाइसेंस दे दिए और जो कंप्लायंस पूरी नहीं करते, कुछ अमाउंट था ऐसा? मैंने बताया था कि मेरा ख्याल है तकरीबन 87,000 कंपनियां इसी में रजिस्टर्ड हैं। 87,000 और तकरीबन शायद में 40,000 टैक्स फाइलर हैं। 40,000, तो इसका मतलब है कि 40,000 नहीं है। अब वो जो नहीं है उनके लिए आप क्या करेंगे, क्या आप एडवाइस करेंगे कुछ एससीसीपी? एडवाइस नहीं करेंगे, अब तो एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे, एडवाइस की बात की। ठीक है, कौन सी एडवाइस, कौन सी? ठीक है, चलो अब तो एक्शन होगा। एडवाइस की क्या बात है? बस अब तो एक्शन होगा। और एक्शन क्या, एडवाइस क्या है? नहीं तो फिर एक्शन क्या है? एक्शन जरा एक्शन मैंने नहीं, उन्होंने लेना है। एक जानना चाहेंगे, ब्रेक, योर परमिशन, एक ब्रेक के बाद एक्शन क्या होगा? नाज़रीन, शब्बर ज़ैदी साहब चेयरमैन एफबीआर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या एक्शन होगा जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन एफबीआर शब्बर ज़ैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि टैक्स एविडर्स के खिलाफ, टैक्स फाइल ना करने के वालों के खिलाफ अब एक्शन होगा। सर किस तरह का एक्शन होगा? देखिए, मैं कंपनी पे आ जाता हूँ। जो कंपनियां हैं, जो लॉ ये कहता है कि हर कंपनी रिटर्न फाइल करनी है, चाहे उसके कोई बिजनेस नील रिटर्न फाइल कर दे। ठीक है, ठीक है। जब कॉर्पोरेट लॉ ये कहता है कि अगर कोई कंपनी किसी कानून को कंप्लाई नहीं कर रही तो उसको कंपनी को ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको मतलब एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए। एससीसीपी क्यों नहीं कर रहा है? जब वो कंपनी रिटर्न फाइल, मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये कंपनी रिटर्न फाइल कर रही है, आपके पास कितनी कंपनियां हैं, बाकी को आप अपने रजिस्टर से निकाल दें। आप नहीं समझते इससे जो टैक्सेशन के मामलात को साइड में रखें, लेकिन अगर 40-50 हज़ार कंपनीज इस तरीके से ख़त्म हो गई तो एकदम एक क्योस फैलेगा? क्या होगा? वो बेनामी कंपनियां है ना, बेनामी कंपनी, क्या उसके बाद फैलेगा? मतलब आपकी तो पैरेलल इकोनॉमी है ना शब्बर साहब, एक पैरेलल इकोनॉमी आपकी बड़ी खड़ी हुई है। आप उसको टैक्स कंपनी खत्म करने थोड़ी टैक्स फाइल कर दे, मुझे वो नहीं थोड़ी खत्म कर दे या फाइल खतरनाक मूड में, आप बहुत खतरनाक मूड में। नहीं, खतरनाक मूड की बात नहीं है, या तो फाइल कर दे, खत्म कर दे। ठीक, बेनामी अकाउंट जो खुले हैं, जितने निकले हैं सियासतदानों के और किसी औरों के और जो दूसरे लोगों के, उनमें वो कंपनियां हैं, इंडिविजुअल नहीं है।
कंपनियों में। यस यस, ठीक है। तो क्या आप उनके सपोर्टर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। हम तो जान रहे हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त ये अंदर से जो चीजें निकली, हम तो कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि ये एक्शन जल्द अज जल्द दें और ऐसा एक्शन हो कि फिर पता चले। देखिए, जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तो बड़े महीने मिले ना, बड़े महीने मिले। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। और जो भी उसके कंप्लायंस में पूरा नहीं उतरेगा, कंपनी बना के टैक्स फाइल रिटर्न फाइल नहीं करना कहाँ का रवाज है? ठीक है, और हो सकता है बाकी कंपनियां हो जो काम नहीं कर रही, इसमें मुश्किल नहीं पेश आएगी। क्यों? क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ, अब तक ऐसा नहीं हुआ। ये कल्चर रहा है हमारी, अब तक ऐसा नहीं हुआ 70 साल में। अब आप एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज लेके आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं वापस आ जाता हूँ। फिर आप चाहते हैं ये बात? मैं क्यों चाहूंगा? मैं तो चाहूंगा कि आप मैं तो जितना इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं आपको, कराची इस वक्त आपको जितना सपोर्ट कर रहा है, तो हम तो चाहेंगे आप एक्शन लें। अब वापस नहीं आइएगा। एक्शन नहीं है ये, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक अगर 70 साल में एक्शन नहीं है सर, ये कंप्लायंस है। नहीं, अगर 50,000 में से 40,000 कंपनीज आप नॉन कंप्लायंस में खत्म कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा हुआ नहीं ना, इसलिए हमारे लिए बड़ी हैरत की बात है कि इससे पहले हुआ नहीं। हो सकता है कि मेरी फिगर गलत हो सकता है उनके पास कोई और रीजन हो, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये एक अपरेंट फैक्ट्स है। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर एक कड़ा वक्त आने वाला है। मैंने ये भी नहीं, कड़ा वक्त क्यों कह रहे हैं सर? सर एक्शन है तो कड़ा वक्त। कड़ा वक्त क्या मतलब? रिटर्न फाइल करना कड़ा वक्त होता है? नहीं, अभी अगर इतना ही आसान होता तो वो कर देते। नहीं, मेरा मकसद है कड़ा वक्त तो उस वक्त होगा जब खुदा ना खास्ता उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं सर। एक होता है, अब जाहिर कि इस वीक हम देख रहे हैं कि एफबीआर में जो रेवेन्यू टारगेट्स के ऊपर जो है तमाम, इससे पहले जो चेयरमैन वगैरह आए, एक बड़ा वहाँ पे इस चीज़ का होता है और उस टारगेट्स को पूरा ना करने की वजह से एक बड़ा प्रेशर रहा, तो हम प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम के अंदर चले गए। ज़ाहिर है कि उसमें अल्टीमेटली एक हमारे आवाम का ही नुकसान है। और उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि एसेट क्रिएशन और इनकम की जो रिलेशनशिप है वो नहीं बन पा रही। तो क्या आप क्या करेंगे? आप इसको रिवर्स करेंगे एक बिल्कुल या कंटिन्यू करेंगे? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में प्रिजम्पटिव रिजीम नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा। From 19 to 25, 23 जो भी whatever time is the government is long, इसको gradually आहिस्ता इसको, ठीक है। पीटीआई हुकूमत जब जाएगी तो प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम से जान छूट जाएगी। रियल इनकम पे टैक्स होना चाहिए, रियल इनकम पे होना चाहिए। इसकी वजह समझें, टैक्सेशन किस लिए हो रही है? पैसे के लिए नहीं हो रही। माशरे में जो अमीर गरीब की तफरीक को ख़त्म करने के लिए हो रही है कि अमीर आदमी जो कमा रहा है वो स्टेट को कंट्रीब्यूट करे और स्टेट गरीब के लिए खर्च करे। कोई टैक्स का कोई ताल्लुक, कलेक्शन तो एक सेकेंडरी चीज़ है ना। अच्छा, सिस्टम क्या है? टैक्स क्यों है? रियल इनकम टैक्स क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो सबसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता मुल्क है स्वीडन, वहाँ टैक्स का इफेक्टिव रेट 52% है कि अमीर आदमी और गरीब आदमी की तफरीक कम की। ठीक है। अब जाहिर है कि यहाँ पे सर हमारी ये जो तफरीक है और ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हुई, डिस्टॉर्शन वगैरह ऐसे नहीं आया। हम जो टैक्स पे करें, आवाम ये कहती है, लोग ये कहते हैं टैक्स पे करें और उसके बाद उस टैक्स के पैसे का हो गया क्या? वो जो डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट है, असल चीज़ तो वो है ना। फिर किस चीज़ का क्या करें जी? टैक्स देखिए टैक्स जो है वो जो टैक्स जिसका मैं इंचार्ज हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स है। ठीक है, और जितनी भी सर्विसेज की आप बात करते हैं वो सारी प्रोविंशियल डोमेन है। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास सर्विस का डोमेन तो है नहीं, मगर मैं आपकी कॉन्सेप्चुअली बात से एग्री करता हूँ। तो वो उस पर बात ज़रूर होगी, मगर ये कि बिल्कुल सही है, जब तक अगर आप डिलीवरी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? डिलीवरी देनी पड़ेगी। लेकिन बात जो आपने शुरू में शुरू की थी, बात ये है कि हमारा मकसद हर हाल में डॉक्यूमेंटेशन है और बिजनेस का ट्रस्ट बिल्डअप करना है। ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए मैंने आपके सामने कुछ कदम जो मैंने उठाए वो रख दिए। आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? आप मुझे एडवाइस करें कि मैं ट्रस्ट देखिए, एज ए लेमैन मिसाल के तौर पे हम जैसे हमेशा से आप शब्बरजादी साहब हमारे प्रोग्राम में कहते हैं कि आप टैक्स रेट को कम करें, बेस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। खित्ते में 18% 17% पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जो जीएसटी ले रहा है। आप 4-5% कर दे, आपका टैक्स बेस वैसे ही बढ़ जाएगा। तो वो फिलॉसफी आवाम तो ये चाहेगी कि इतने महंगे टैक्स के अंदर हम दबे हुए। आवाम मुझे 5 करोड़ दुकानें जो हैं वो रजिस्टर करा दें, मैं रेट 5% कर देता हूँ। बड़ा सीधे सौदा है। लेकिन एक बात सुन लें, 14 लाख टैक्स पेयर हैं, आप रेट उससे 5% मांग रहे हैं। इंडिया में टैक्स पेयर कितना होगा आपके ख्याल में?
उनका क्या है टैक्स टू जीडीपी? नहीं, टैक्स नहीं, इन नंबर मुझे नहीं पता, लाइक 30% के करीब। नहीं, टैक्स पेयर का नंबर कितना होगा? टैक्स पेयर, नहीं, टैक्स फाइलर आई एम नॉट अवेयर। 4.5 करोड़। 4.5 करोड़, 1 अरब 25 करोड़ की पॉपुलेशन जी। 4.5 करोड़, जी। इट्स नथिंग। नहीं, ठीक है ना जी। पाकिस्तान में कितना है? हमारा टैक्स टू जीडीपी हार्डली नहीं, 10%। नहीं। या हमारे तो कितने 6 लाख 8 लाख, तो वो भी कम हो गए थे आउट ऑफ 22 करोड़। रेशो करने लगा इंडिया से कितना हुआ? तो मेरे ख्याल से हम शायद ज्यादा है, मेरे ख्याल से। कैसे भाई? 20 करोड़ में 15 लाख, 20 करोड़ में 15 लाख, और वो 1 अरब 25 करोड़ में 4 करोड़, 4.5 करोड़। ठीक है, उनकी यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी यहाँ बेहतर है। हम हमारा उनका निजाम हमारे निजाम से काफी बेहतर है। नहीं, तो मैं ये उन्होंने टैक्स पेयर ऐड किए हैं तो बेहतर है। वो भी तो इस बड़े सही का हिस्सा था ना, वो आसमान से तो नहीं उतरे ना। तो ये हमारा जो टैक्स पेयर नहीं है, रिटर्न नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है? लेकिन सर वहाँ पे तो सीबीआर बड़ा बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है ना, वहाँ पे उनकी टैक्स अथॉरिटी। हमारे यहाँ शायद इतनी नहीं है। सीबीआर मुतहर्रिक नहीं होता, पूरा माहौल मुतहर्रिक होता है। सीबीआर तो एक सिर्फ कलेक्शन एजेंसी है ना जी, मुतहर्रिक पूरा माहौल होता है। हम में से कितने लोग हैं जब जाते हैं होटल में बिल लेते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं बिल लेते हैं। लेकिन ये पूरा माशरती रवैया है, ये एक दिन का। तो ये माशरती रवैया हम कैसे चेंज करेंगे? ये कैसे तब्दील होगा फिर? ये भी तो आप बताइए ना। माशरती रवैया मैं तो तब्दील नहीं करूँगा। माशरती रवैया के लिए मैं प्रोवोकेट कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ। अगर नहीं टैक्स रवैया तब्दील होगा तो मेरी और आपकी आने वाली नस्लें देखिए, मैं आऊँगा, कोई और आ जाएगा। नहीं, तो कोई टाइम फ्रेम है, कोई जहन में आपकी चीज़ है कि जनाब आप इससे पहले भी अदर दिन अगर शब्बर जैदी चेयरमैन एफबीआर ना भी होते तो ज़ाहिर है कि टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और हमेशा इसके ऊपर बात करते हैं, कुछ कल्चर। टाइम फ्रेम की बात नहीं है। देखें, बात ये है कि ये किसी एक इंसान के या किसी एक आदमी के आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें कि यार ये हमारी ग्राउंड रियलिटी है। मैं अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ, मैंने आपके पास कम से कम 85 प्रोग्राम किए होंगे, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ जनरली पब्लिक के सामने नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, एक होता है लॉ और एक होती है एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कोई शक नहीं कि आप लॉ के हवाले से माहिर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इश्यूज आए, प्रॉब्लम आए, तो क्या आप लॉ को वो रखेंगे सामने? आप लॉ के थ्रू उसको देखिए, अब इसके अंदर ना तीसरा पहलू आ गया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंसान के हाथ से निकल के मशीन के हाथ में चली गई है। अब जो आपकी डेटा है, ये मेरे पास किसी आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन करूंगा मैं तो खुद ब खुद ही डॉक्यूमेंट में आएगी। तो मैंने कहा ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास डॉक्यूमेंट, आपके पास जो पहले डेटा हो, उसके बाद जो आपका जो भी फाइलिंग हो, जो कुछ भी हो, रिटर्न हो, वो सब ऑटोमेटेड हो, उसमें किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं। ठीक है, ऑटोमेशन के थ्रू आप उसको ऑटोमेशन होगा। ठीक। और उसके बाद इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। मुझे ये पता ही नहीं हो कि मेरा ऑफिसर कौन है। करप्शन होती कैसे है? सही, ठीक है। करप्शन कैसे होती है? मुझे पता होता है ना, ये मेरा SHO थानेदार है। सही। आपने कभी न्यूयॉर्क का टैक्स ऑफिस देखा है? कहाँ है? किसी को नहीं पता। हमारे यहाँ जो हर चौक में टैक्स ऑफिस हैं, वो क्या फ़ायदा बचा रहे हैं, नुकसान बचा रहे हैं? नुकसान। तो फिर ख़त्म हुई बात। इसको छुपा दें। बड़ी पुरतासीर बातें इस वक्त है, बहुत मुतासिरकुन बातें इस वक्त। मैं बिल्कुल समझा कि जाहिर है कि जितने यहाँ पे ह्यूमन अट्रैक्शन जितना ज्यादा है, वहीं पे आपके पास जो है उस इंटरेक्शन के अंदर जो है वो पॉकेट्स खुल जाएंगी रिश्वत की और सारी चीजों की। इसको एलिमिनेट करना है और उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके आना है। नाज़रीन, शब्बर जैदी साहब चेयरमैन एफबीआर इस वक्त हमारे साथ। कुछ और भी सवाल है, शब्बर साहब का बहुत इंतहाई बिजी शेड्यूल है इस वक्त कराची में और कराची से बाहर। बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, एक बड़ा अलमिया जो हमेशा पाकिस्तान का रहा, जिसके ऊपर इससे पहले भी हमने की, वो हमारा मसला जो है अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। इस अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में बड़े लोग जो हैं वो ताजिरों की आपने बात की, बहुत सारे लोग हैं। डार साहब लेके चले थे ताजिरों को पकड़ने और उसके बाद वो एक झुंझुना हमें मिल गया फाइलर और नॉन फाइलर का। पिछले 4 साल से हम वो बजा रहे हैं, बजाय इसके कि इस चीज को खत्म हो, वो जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर्स बने, ये खलीज बढ़ रही है। आपके पास क्या आउट ऑफ द बॉक्स है? देखिए, मेरे पास कोई आउट ऑफ बॉक्स तो ये तो सोचना भी नहीं चाहिए कि आउट ऑफ बॉक्स हर चीज़ का हल है।
देखिए हमने जो एक बेनामी लॉ लाए थे, बेनामी लॉ डार साहब लाए मगर कभी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, 2019 में आके इस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, अब आपके ख्याल में पाकिस्तान के बैंक डिपॉजिट में से कितने ऐसे लोग हैं जो बेनामी या नॉन फाइलर हैं? आपका अंदाज़ा क्या है बैंक डिपॉजिट्स का? बड़ी तादाद होगी। जिस तरीके से इस वक्त बेनामी अकाउंट से निकल रहे हैं पैसे, तो बड़ी तादाद होगी। 20 से 30% है, होगी, होनी चाहिए। ठीक है। कल मुझे एक बैंकर मिले थे, वो कह रहे थे कि मेरे पास 40 लाख कस्टमर है, बैंक अकाउंट है, बैंक 40 लाख लोगों के बैंक अकाउंट है, उनमें से 37 लाख नॉन टैक्स फाइलर हैं। 40 लाख में से? जी। तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है फिर। जी, आपको नजर नहीं है? मतलब ये कहने की जरूरत है कि आवे बिगड़ा हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए, आप हमेशा से कहते हैं कि हर टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए, कहते हैं ना, क्योंकि मुझे बहुत वो करना पड़ रहा है। अब इसमें एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जाहिर है कि वो कहते हैं प्रोविंशियल डोमेन है, सूबे उसके ऊपर लेते हैं वो जिस तरीके से, और जो लेते हैं वो भी आपको पता है। पार्लियामेंट के अंदर बैठी जो एग्रीकल्चरिस्ट लॉबी है बड़ी पावरफुल है। क्या शब्बर जैदी को वो टफ टाइम दी? अगर आप एग्रीकल्चर, पहली बात तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मेरे डोमेन में आता ही नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंशियल डोमेन में है। तो वो जो सूबे जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, मतलब आपको पता है? मेरी बात समझ नहीं रहा। अगर मैं लेना चाहूँ तो मेरे पास राइट ही नहीं है आइन में। तो इसका मतलब है फिर वो ऐसी रहेगा जो हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम अगर सूबों के ऊपर है वो तो बयाना लेते हैं। और वो आपका साथी बैठा हुआ है, मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने आड़ती माफिया पे जो डिस्कशन की थी, पैसे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं कमा रहे, पैसे आड़ती माफिया कमा रहे हैं। आड़ती माफिया कमा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर उसको एलिमिनेट करें। वो एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, वो तो ऐसी कमर्शियल इनकम है, वो ट्रेडिंग में आ जाती है उसकी, लिया और उसके ज्यादा, और वही महंगाई की वजह है, वही महंगाई की वजह ही वही लोग हैं। एलिमिनेट करना भाई केला अगर कराची में मिल रहा है 200 रुपए, इसकी वजह डॉलर रेट नहीं है। ठीक, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? आड़ती माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उसमें है कुछ, वो आपकी डोमेन में है? फिर वो डोमेन में, वो डोमेन में है। ठीक है, बस ठीक है, हम वेट करते हैं। नाउ एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 2019, कुछ पॉइंट्स उसके भी हैं। ये इस वक्त फरमाइएगा कि बैरून मुल्क एसेट्स जो हैं पाकिस्तानियों के, वो अमूमन हम देख रहे हैं कि अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूएई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है। तो ये डॉलर के ऊपर ही आपने जोर क्यों दिया कि ये वाइटनिंग जो है ये डॉलर के ऊपर ही, और डॉलर या आप रिलेटिव करेंसीज में अगर कर देते तो उनको यूएई में दे दिया, यूएई में दे दिया, दिरहम में, यूएई में दिरहम में दे दिया। दैट्स गुड, क्योंकि ये एक लोगों का कंसर्न था। अच्छा, अब इस स्कीम की, इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की कामयाबी मशरूत है इसकी अवेयरनेस के हवाले से, लोगों में इसकी आगाही के हवाले से। वो हम उस तरीके से नहीं देख रहे। एक वेबसाइट होनी चाहिए थी, लोगों की क्यूरीज उसमें वहाँ पे होती हैं, आपका कोई बंदा जो इस पर रिस्पॉन्ड करता। यही चीज़ हम पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में भी देख रहे हैं कि उसकी मार्केटिंग उस तरीके से नहीं हो रही। टाइम कंस्ट्रेन आपके पास है, और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको अवेल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या कहेंगे? एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जिस दिन आई है उसके बाद से अभी कितने दिन हुए हैं? 8 का आई है मेरा ख्याल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं 8 से बाद ही आई है मेरा ख्याल, बाद 8 उसके बाद। सवाल मेरा ये है कि अगर आप पुराने एसेट डिक्लेरेशन स्कीम को नज़र में रखें तो FBR और मुख्तलिफ एनालिस्ट उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करते रहे और लोगों को कन्फ्यूज़ करते रहे। एम आई राइट? बिल्कुल। एम आई राइट? बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता कि कोई ज़र्रा बराबर फ़र्क हो मेरी अंडरस्टैंडिंग में और इमरान सुल्तान की अंडरस्टैंडिंग में। एक ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी आदमी को कोई चीज़ करनी है तो बिल्कुल क्लैरिटी वाज़ेह होनी चाहिए। तो मैं एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के साथ रूल, पेमेंट सिस्टम, उसका FAQ, वो सब एक कॉम्प्रिहेंसिव दूंगा। आप मुझे जल्दी में लकूना क्रिएट करा के ख़राब नहीं कर सकते। मुझे पता है मेरे साथ टाइम है, मेरे साथ नहीं सर, टाइम में क्या प्रॉब्लम है सर? आप 30 जून है, जो करने वाला है उसको तो आखिरी दिनों में करता है। पाकिस्तान का तो तरीका वादा आपको पता ही है ना। हाँ। तो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसी इस पर गलती करूं कि जो रह जाए, फिर उस पर वो आपके साथ शो करें। यानी बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात से आपको काम करने की जरूरत है। मेरी बात कर भी रहे, मैं समझ रहा हूँ। फिर आपका शो है सर, ये रह गया, ये पॉइंट रह गया, ये खराब है, ये गलत है। तो मेरी ये कोशिश है कि कोई ऐसा बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ लाए। देखिए इंटरप्रिटेशन तो कुरान मजीद की भी हो रही है। सही।
तो वो तो मगर ये कि और हर तबका मकतबा फिक्र अपने अपने उससे कर रहा, ज़ाहिर है उसमें बुनियादी जो वो तो मगर ये कि इसलिए बेहतर है कि ये तो एक इंसान के हाथ का लिखा हुआ कानून है, तो वो हमारी कोशिश ये है कि अगले हफ्ते में इंशाल्लाह पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट के साथ, उसके बाद अब ये तो हो गई कानूनी शक्ल, उसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक एक दुकान और एक एक घर पे जाएं, एक एक दुकान एक एक घर पे जाएंगे। ठीक है, वो जो भी आपका सोर्स होगा। इस स्कीम में कौन कौन से लोग हिस्सा नहीं ले सकते, ये सवाल इससे पहले भी पूछा गया है, मैं चाहूंगा कि एक दफा। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, पहले भी था वो सेम, वो अभी सेम। उसमें दो चीजें हमने ऐड की के उसमें हमने ऐड की होल्डर पब्लिक ऑफिस की स्पाउसेस पहले नहीं थी, डिपेंडेंट था, पहले वो झगड़ा पड़ा हुआ था, पहले वो डिपेंडेंट था। अच्छा, अब हमने उसको दोनों spouse में कर अलग दिया? अलग अलग ऐड कर दिया, अलग अलग ऐड कर दिया। अच्छा, अच्छा, एक जो हमने और बहुत बड़ी चीज तब्दीली की, हाँ। होल्डर पब्लिक ऑफिस का बेनामीदार भी नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, पहले बेनामीदार कर सकता था, अभी उसका बेनामीदार भी नहीं कर सकता। ठीक है, और उसके मैं मिसाल बताता हूँ आपको। हाँ, अगर कोई पब्लिक ऑफिस में एक आदमी है, सियासतदान है, उसके पास बेशुमार लैंड है, तो उसने डिक्लेयर नहीं की या कोई ऐसे डिक्लेयर नहीं किया या कोई और चीज़ डिक्लेयर नहीं की, तो उसका मज़ारा एमनेस्टी लेके निकल कर सकता। अब वो भी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अब ज़ाहिर है कि इसमें कुछ वो केसेस जिनके खिलाफ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में है, अगर एपलेट में है तो वो लोग कर सकते हैं। देखिए, हमने इसमें पहले वाली स्कीम में ट्रिब्यूनल को नहीं दिया था, डाला था, अब इसमें ट्रिब्यूनल को भी डाल दिया, ट्रिब्यूनल वाले अलाउ कर दिया जी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमारी कोर्ट ऑफ लॉ में जिनके उनके नहीं होंगे, नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ मींस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम वो कोर्ट, जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है। अच्छा, हम हाई कोर्ट की पावर को और अगर किसी के खिलाफ नैब की तहकीकात चल रही है या रेफरेंस फाइल हो गया है, लेकिन वो कोर्ट ऑफ लॉ की डेफिनेशन में अगर आता है तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते। ठीक, शब्बर साहब, आप इससे पहले जो मेरी बात हुई उन कंपनीज के हवाले से भी बात कर ली ना। एक चीज़ और कि आपने कहा कि कैश इन हैंड, जो पहले कैश इन हैंड था, अब आपको उसको बैंक के अंदर रखना पड़ेगा टिल जब तक ये स्कीम है। 30 जून तक ये स्कीम है। 28 जून को इमरान सुल्तान मार्केट से 2 करोड़ रुपए उठा के अपने बैंक अकाउंट में रख ले, वाइटन करा के, और उसके बाद 2 जुलाई को वापस निकाल ले वहां से, तो फ्यूचर इनकम तो होगी। अगर ये फ्यूचर इनकम कैसे होगी भाई? अगर किसी और से उठाएगा ना मार्केट हाँ। से, तो डिक्लेयर तो हो गया ना, इसके नाम हो गया, उसके नाम हो तो गया ना। अब पहले तो ये होता कि आपने कैश इन है ही नहीं ना, अब तो मार्केट उठाना पड़ेगा ना, कुछ उठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, वो जो उस वक्त होगा, यानी ये जो ये आ रही है, ये मार्केट से बातें आ रही हैं इस तरह की। नहीं, अगर मार्केट से बातें आ रही तो मार्केट वालों को समझ नहीं आई, फिर मार्केट वालों को समझ नहीं। आप जाहिर है कि मेरे पास 1 करोड़ तो नहीं है, जिनके पास है वही मार्केट से भी पूछ रहे हैं और वो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझे, मेरी सिंपल सी बात है, जो डिपॉजिट कराएगा तो लाएगा ना। जो पहले वाली स्कीम में कैश इन हैंड है, उसमें मेरे पास 5,000 करोड़ लिख दूं, क्या लिख दो? वो आपने शो नहीं करने, बैंक में नहीं डालने, आपने फ्यूचर इनकम वैसे कर, दोनों में फर्क तो है ना। इतना तो क्रेडिट देना मुझे। नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं ना सर, आप क्लियर कर रहे हैं, हम तो यही क्लियर नहीं कर रहे, आप क्लियर नहीं कर रहे। वो कल से जो चल रहा था ना, शब्बर सब जानता है, वो सही चल रहा था सर, आपको सब पता है। क्लियर नहीं कर रहे, क्लियर नहीं कर रहे, आपकी नहीं, जो चालाकियां लोगों की हो सकती हैं उसको हमने कैच करने की कोशिश की है। ठीक है, चलें, बड़ी अच्छी बात है। नाउ अब जाहिर है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ ही हम आएंगे। सर, कुछ चीज़ें फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि अलाउ की है, खान साहब बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखनी भी चाहिए। अगर मैं आज कोई आलू छोले की चाट और उसकी कोई फ्रेंचाइज लेके बना लूँ और उसके बाद वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आए और उसके बाद रेमिटेंस हो जाए, वो रिपैट्रिएट हो जाए, बजाय इसके कि ये सही नहीं होगा कि हम उसी तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करें जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो? देखिए, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, वेरी फ्रैंकली नहीं, लेकिन कम से कम आप इसके ऊपर राय तो, एक साहिब राय शख्स है, आप राय तो रखते हैं। वो तो सही है, वो एग्री करता हूँ मैं, नहीं होनी चाहिए। और वो इस पे हम, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इस पे बात होगी, ठीक। चलते चलते लास्ट, बजट आप बनाने जा रहे हैं जी, आवाम दोस्त बजट होगा क्या? ये लफ्ज़ आवाम दोस्त बजट सही है। आवाम दोस्त बजट मतलब ये कि टैक्सेस लगेंगे, नए टैक्सेस लगेंगे। अब उसमें कोशिश ये होगी कि नए टैक्सेस उन लोगों पे लगें जो लोग जिनकी रियल इनकम ज़्यादा है, बनिस्बत वो उन लोगों पे लगें जो कि रियल इनकम कम है। और सेकेंडली, कोई अब्यूज़ ऑफ टैक्स की एग्जेम्पशन हुई है उसको कवर करेंगे। मतलब बात समझे, एक तो हमारे यहाँ एग्जेम्पशन की भी तो बहुत बड़ी रजीम है ना,
उसको हम वहाँ से कवर करने की लेकिन सर डर गए लोग, आप 300 अरब रुपए के टैक्स लगाएंगे, 300-350 अरब रुपए की एग्जम्पशन जो है वो ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे, ये एक बड़ा खौफ है इस वक्त। कौन डरा है? लोग डरे, फिर या तो फिर वही टैक्स चोर डरे। नहीं, कौन डरा है? आपकी तो बड़ी मुलाकात रही है सब लोगों से सर, आप सब जानते हैं। कौन डरा है? गरीब आदमी तो बेचारा, सर गरीब आदमी के पास तो सांस लेने की हाँ, भी, आप तो गरीब आदमी तो मर गया बेचारा, उसको तो छोड़ दे आप। नहीं, डरा कौन है? जो टैक्स चोर है वही डरा है ना, अगर डर रहा है तो। उससे आप निपटेंगे? नहीं, निपटेंगे नहीं, निपटिए लफ्ज़ निपटा ठीक नहीं है। देखिए बात ये कि मैं तो चाहता हूँ कि वो इकोनॉमी के अंदर, सिस्टम के अंदर आ जाएं। हाँ। और उस सिस्टम में आने के बाद देखिए, मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ जो आप लोग गौर नहीं कर रहे। देखिए ये एमनेस्टी स्कीम दूसरे लोगों से मुख्तलिफ इसलिए है कि ये एमनेस्टी स्कीम बेनामी लॉ आने के बाद आई है। बेनामी लॉ आने के बाद, और बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी था कि एक विंडो। उस लॉ के अंदर कंफिस्केशन है सर, उस लॉ के अंदर साफ खत्म, जीरो, लामहला करना पड़ेगा, लामहला करना पड़ेगा। अगर वो एमनेस्टी नहीं देते तो उसका 100 का 100 जाता। अब सिर्फ 4 रुपए देके उसका 96 बच रहा है, 96 बच रहा है। अल्लाह करे ये बात आप समझाएं। ये बात मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जो आपके जुबान में जो तासीर है इस वक्त ज़ाहिर है कि वो समझ भी जानी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, आप प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, चेयरमैन फेडरल रेवेन्यू शब्बर जैदी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। पाकिस्तान की इकॉनमी एक इंतहाई उलझा हुआ मसला है। अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया है कि इस मुल्क में ये बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।